अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और हमारा जो आज का सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो बायोलॉजी है। हम इसका सेकंड चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। जो हमारा चैप्टर है वो है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसको हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। साइंस एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है जो कि एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन से डिराइव किया गया है, और ये जो मेथड है एक्सपेरिमेंटेशन का मेथड, ऑब्जर्वेशंस, डिडक्शंस, हाइपोथेसिस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये साइंस में के हर शोबे में होती हैं। बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, सब में इसी तरह से इसको स्टडी किया जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम बायोलॉजिकल मेथड जो है उसको डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड होता क्या है या साइंटिफिक मेथड होता क्या है, उसमें हम किस तरह से कोई भी नया चीज़ जो है उसको डिस्कवर करते हैं, ये अपनी नॉलेज में लाते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड। इंसान की फितरत में है कि वो सवाल करता है जिन चीज़ों के बारे में वो नहीं जानता होता, जिन चीज़ों की उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती वो उनके बारे में सवाल करता है। जो उसको मसला दरपेश आता है वो उसके ऊपर सोच विचार करता है, उस पर सवाल करता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मसला हल कैसे होगा। तो यही सवाल साइंस के इल्म की बुनियाद बने। इन्हीं सवालों से साइंस का इल्म जो है वो आगे बढ़ता गया, इंसान का इल्म जो है वो बढ़ता गया। इंसान पहले दिन से ही बायोलॉजिस्ट था, हमेशा से इंसान एक बायोलॉजिस्ट था, क्योंकि अर्ली एज में जब इंसान जो है वो अपने गुजारा करने के लिए, रहने के लिए उसको शिकार करना पड़ता था, पौधों की जड़ें, पौधों के फल खा के गुजारा करना पड़ता था, तो उस वक्त भी सबसे बेहतर शिकारी या हंटर वो था जो पौधों, जानवरों के हैबिटेट के बारे में जानता था कि जानवर कहाँ रहते हैं। सबसे बेहतर फल जो है वो और फ़ायदामंद फल वो इकट्ठे कर सकता था जो पौधों के बारे में जानता था कि ये पौधा जो है इसका फल फ़ायदामंद है या इसकी जड़ फ़ायदामंद है, इसका तना फ़ायदामंद है, क्या चीज़ है जो इसको बेहतर खुराक और अच्छी खुराक प्रोवाइड कर सकती है। तो जितना उसका इल्म ज़्यादा था, जितनी उसकी ऑब्ज़र्वेशन ज़्यादा थी, उतना ही वो बेहतर जो है वो अपना सर्वाइवल कर सकता था। तो सर्वाइवल के लिए इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए जानना पड़ा चीज़ों के बारे में। साइंटिफिक मेथड बेसिकली जो है एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक ऐसा मेथड जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं वो बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है, और इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करने के बाद हम वो प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली इसकी इंपॉर्टेंस इसकी वजह से बहुत सारा नॉलेज, एक सिस्टमेटिक जो मेथड आया उसके बाद बहुत सारा नॉलेज जो है वो इसकी वजह से गेन हुआ, बहुत सारी नई थ्योरीज इसकी वजह से आई, और ये हुआ जब गैलीलियो ने जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए उसके बाद से। बहरहाल हम अपने अगले जो टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस एंड डिडक्शंस की तरफ। बायोलॉजी में भी दूसरी साइंसेस की तरह नई चीज़ें डिस्कवर की जाती हैं, पुरानी थ्योरीज जो है वो मॉडिफाई की जाती हैं या रिजेक्ट करके उनकी जगह पे नई चीज़ें आ जाती हैं। मतलब एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो कंटिन्यूस है, हमेशा से, कभी रुका नहीं है। और इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि साइंटिस्ट जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक सिस्टमाइज्ड मेथड इस्तेमाल करते हैं, और वो सिस्टमाइज्ड मेथड जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो उसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हमारे पास लिखे हुए हैं। सबसे पहला स्टेप है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की रिकग्निशन ऑफ ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप है ऑब्जर्वेशंस। थर्ड है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। चौथा स्टेप इसमें है डिडक्शंस। पांचवा जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन। छठा स्टेप है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, और सातवां है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। ये 7 स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल मेथड में जिनको हम इंशाल्लाह आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहले जो स्टेप है उसकी तरफ जाते हैं, रिकग्निशन ऑफ ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जब भी इंसान को कोई मसला आता है तो वो उसके बारे में सवाल उठाता है, सोचता है, कोई चीज़ ऑब्जर्व करता है तो उसके बारे में कुछ सीखता है तो कोई ना कोई सवाल उसके जहन में आता है।
ये जो सवाल ज़हन में आता है कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम साइंटिस्ट या एक आदमी जो है वो खुद भी ऑब्जर्व कर सकता है और उसको कोई दूसरा बंदा भी ये बात बता सकता है कि जी ऐसे होता है, क्यों होता है। सवाल पूछा जा सकता है ना, वो सवाल भी पूछ सकता है तो उसको पता चलता है यार ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व कर, मतलब वो एक प्रॉब्लम आ गया। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हम स्टेप्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन है देखना, मुशाहिदा करना, और मुशाहिदा करने के लिए जो हमारे पास सबसे बेसिक जो हमारे पास सोर्स है वो है 5 सेंसेस। हमारी जो हवासे खमसा हैं, 5 सेंसेस हैं, वो सबसे बेहतर सोर्स हैं ऑब्जर्वेशंस का। हम अपनी आँखों से देखते हैं, टच करके उसको महसूस करते हैं, टेस्ट करते हैं, कानों से सुनते हैं। ये सारे जो है ना तरीक़ाकार हैं जिससे हम ऑब्जर्वेशंस को गैदर करते हैं। अच्छा, ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और एक होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं जिसमें कोई डिजिट नहीं दिया होता, मेजरमेंट नहीं दी होती, कोई स्पेसिफाई नहीं किया होता, वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कहलाती हैं। और जहाँ पे हम एक एक्यूरेट मेजरमेंट नंबर देते हैं, यूनिट देते हैं, नंबर देते हैं, तो वहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। इसकी एग्जांपल जो है, हम ये कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का जो है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। कितना कम होता है हमें नहीं पता है, ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लेस देन बॉइलिंग। ये हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है। हम ये देखते हैं कि जो टेम्परेचर है फ्रीजिंग, जहाँ पे पानी जम जाता है, वो कम होता है एज़ कंपेयर टू द टेम्परेचर जिस पे वो बॉयल होता है, लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि वो कितना कम होता है। सो ये एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। हाँ, लेकिन अगर यही बात इस तरह से की जाए कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड and boiling point is 100 degree centigrade. Now this is a quantitative observation, चूंकि हमने यहाँ पे क्वांटिटी दे दी है कि कितना कम है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आपको डिफरेंस समझ में आया कि जहाँ पे हम सिर्फ एक बात, जनरल बात कह देते हैं तो वो क्वालिटेटिव है, जिसमें कोई हम क्वांटिटी नहीं देते, कोई नंबर नहीं देते, तो वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि कम या ज़्यादा होता है, ठीक होता है, गलत होता है, बट कितना ठीक, कितना गलत होता है, कितना ज़्यादा, कितना कम होता है, ये नहीं बताता। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमें क्वांटिटी बताती है कि इतना ज़्यादा होता है, ये इतना कम होता है। दूसरी एग्जांपल जो आपकी किताब में दी हुई है वो है कि अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल के 1 लीटर से वाटर का 1 लीटर हैवी होता है। कितना हैवी होता है वी डोंट नो। सो दिस इज़ अ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर हम इसको क्वांटिफाई कर दें, क्वांटिटी बता दें और बताइए क्वांटिटी के लीटर ऑफ वाटर वेज 1000 ग्राम्स एंड अ लीटर ऑफ एथेनॉल वेज 789 ग्राम्स। 1000 ग्राम पर लीटर इन वाटर और 789 ग्राम पर लीटर इन एथेनॉल। अब ये एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन बन गई है। अच्छा, ऑब्जर्वेशंस का तरीकाकार सिर्फ ये नहीं कि हम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ कर रहे हैं और हम ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन का एक और बड़ा सोर्स जो है वो है जो हमसे पहले लोगों ने उस चीज़ के बारे में लिखा है, वो भी एक बड़ा सोर्स है ऑब्जर्वेशंस का। वो भी हमारे लिए एक बड़ा सोर्स है ऑब्जर्वेशंस का। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा ऑब्जर्वेशन का स्टेप था। अगला जो हमारा स्टेप है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस।
साइंटिस्ट सिर्फ ऑब्जर्व करने के बाद किसी चीज़ के बारे में कोई नतीजा नहीं निकाल लेते, कोई राय कायम नहीं कर लेते। वो जितनी इंफॉर्मेशन गैदर होती है उस सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके समराइज़ करते हैं, समराइज़ करके उसमें से कोई ना कोई कंक्लूजन निकालते हैं, एक हाइपोथेटिकल सोल्यूशन निकालते हैं उसका, कि जो सारी इंफॉर्मेशन है ये हमें ये बताती है कि ऐसा होगा। वो जो एक हाइपोथेटिकल टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है उस प्रॉब्लम की, जो ऑब्जर्वेशंस हमने किया, एक प्रॉब्लम हमारे सामने आया, हमने ऑब्जर्वेशंस की, ऑब्जर्वेशंस की बेस पे हमने उसका एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन या सोल्यूशन बताया। वो जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन या सोल्यूशन है वो कहलाता है हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस भी ऐसे ही नहीं बन जाते, हाइपोथेसिस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एक जनरल स्टेटमेंट होना चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होना, एक जनरल स्टेटमेंट देना जो सारी चीज़ों के ऊपर अप्लाई हो सके। ठीक है। दूसरी बात, इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया। ये हमारा एक आइडिया होना चाहिए, टेंटेटिव के आगे क्या होगा, एक अंदाज़ा लगाया हमने, वो अंदाज़ा होना चाहिए हमारा। और अगली बात, जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके साथ इसको एग्री करना चाहिए। जो इंफॉर्मेशन हमने ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए इकट्ठी की है उस इंफॉर्मेशन के साथ इसको एग्री करना चाहिए। और अगली जो इसमें खूबी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। इसको जितना मुमकिन हो सादा रखा जाना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिफाइबल। ये टेस्टेबल होना चाहिए, इसको हम एक्सपेरिमेंट्स के जरिए टेस्ट कर सकें और इसको फॉल्सिफाई कर सकें, इसको गलत या ठीक साबित कर सकें। ये खूबी जो है वो हमारे जो भी हाइपोथेसिस हम बनाने जा रहे हैं उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स लाजमी होनी चाहिए। इसके लिए बड़ी केयरफुल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग की ज़रूरत होती है एक अच्छा हाइपोथेसिस बनाने के लिए, क्योंकि जितना अच्छा हाइपोथेसिस बनता है उसका सॉल्यूशन प्रॉब्लम का ढूंढना उतना आसान हो जाता है। हाइपोथेसिस के बाद अगला जो हमारे पास स्टेप है वो है डिडक्शंस। डिडक्शंस क्या है? लॉजिकल रीजनिंग है, इफ एंड देन स्टेटमेंट्स हैं। लाइक हम ये कहते हैं हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और हम जो है ना इंफॉर्मेशन से हम लगा कि यार ये सारे जो प्लांट्स हैं इनके जो प्लांट्स हैं सेल से मिलकर बने। हमने हाइपोथेसिस बनाया कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो अब इसकी बुनियाद पे हमने रीजनिंग करनी है, डिडक्शंस बनानी है। डिडक्शन क्या होगी? इसके पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। अगर ये हमारा हाइपोथेसिस ठीक है, अगर जो हमने कहा है वो करेक्ट है, तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे? रिजल्ट ये होगा अल्टीमेटली कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सब के जो अंदर सेल्स होंगे वो सेल से मिलकर बने होंगे। तो अगर हम किसी प्लांट को चेक करें तो वो सेल से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल इफ अब इसमें जो है वो हम ये तो नहीं कर सकते कि जो आज से 1000 साल पहले प्लांट्स थे और अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनको भी टेस्ट करें। तो हम जो मौजूद प्लांट्स हैं उनकी कुछ जो है वो लेके उनको टेस्ट करेंगे, उनके प्रॉब्लम को अगर इफ़ all the plants are made up of cells, then flan plant will be made up of cells as well, grass will be made up of cells as well। तो हम एक इफ देन स्टेटमेंट देते हैं कि अगर ये ऐसा है तो फिर ये भी ऐसा होगा। तो एक वो जो लॉजिकल रीजनिंग है, जो लॉजिकल कंक्लूजन्स हम उस हाइपोथेसिस में से निकालते हैं वो डिडक्शंस कहलाते हैं।
ये डिडक्शंस जो है वो ज़रूरी इसलिए होती हैं कि हम इन डिडक्शंस की बुनियाद पे एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। हमने डिडक्शंस बनाई, अगला स्टेप यह है कि हम उन डिडक्शंस को टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए वेरीफाई करेंगे कि क्या ये डिडक्शन सही है या नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये प्लांट सेल्स की बनाई कि वो सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो सेल से मिलकर बने, तो इसकी जो लॉजिकल रीजनिंग होता है, अगर ये बना है तो फिर ग्रास का प्लांट जो वो भी सेल से मिलकर बना होगा। अब ग्रास के प्लांट का सेल से बना होने का पता हमें कैसे चलेगा? ज़ाहिर है हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ग्रास के लीव्स लेंगे, उनका जो है वो उनको कट करेंगे, उनको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो जो डिडक्शंस हैं उनको ट्रू या फॉल्स साबित करने के लिए हम एक्सपेरिमेंटेशन का सहारा लेते हैं। एक्सपेरिमेंट के ज़रिए अगर वो जो डिडक्शन है हमारी वो सही साबित हो जाती है तो हम और डिडक्शंस बनाते हैं, उनको टेस्ट करते हैं ताकि हमारी जो बात है वो सही साबित हो जाए, जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है वो सही साबित हो जाए। हाइपोथेसिस को बार बार डिडक्शन बना के टेस्ट किया जाता है, फर्दर जो है वो टेस्टिंग की जाती है उसकी, और अगर वो गलत साबित हो जाए तो हम उसको निगेट कर देते हैं, दोबारा नए सिरे से जाके इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, दोबारा नए सिरे से जाके ऑब्जर्वेशंस करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसको आगे लेके चलते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन में एक जो चीज़ है वो है जो अलग से डिस्कस की गई है आपकी बुक में, वो है कंट्रोल ग्रुप। जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जिस चीज़ को, जिस स्पेसिफिक चीज़ को टेस्ट किया जाता है, जो टेस्टिंग वेरिएबल होता है, उसके अलावा बाकी चीज़ें एक और ग्रुप बनाया जाता है, उसको बाकी सब कुछ जो सारी चीज़ें सेम दी जाती हैं सिवाय उसे एक वेरिएबल के, कि वो वेरिएबल उसको, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम ये देखना चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। फोटोसिंथेसिस के हमें पता लाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए हमें जो है वो, उसके बाद सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम एक उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स हम दो ग्रुप्स में आते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम CO2 नहीं देंगे, कंट्रोल ग्रुप को हम सब कुछ देंगे। कंट्रोल ग्रुप के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिन प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो कंट्रोल ग्रुप बेसिकली जो है वो ऐसा एक ग्रुप होता है जिसमें हम ये जो वेरिएबल टेस्ट करने जा रहे हैं उसको वो प्रोवाइड किया जाता है, दूसरों को नहीं प्रोवाइड किया जाता, ताकि हमें पता चले कि वो जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। हो सकता है कोई और वजह हो जिसकी वजह से वो बात ना हो सके, तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट्स के दौरान एक कंट्रोल ग्रुप लाजमी तौर पे बनाया जाता है। हमारा जो अगला स्टेप है वो है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। हमने प्रॉब्लम रिकग्नाइज किया, ऑब्जर्वेशंस की, उसके बाद हमने हाइपोथेसिस बनाया, हाइपोथेसिस बना के हमने उसमें से डिडक्शंस निकाली, डिडक्शंस निकाल के हमने उनको टेस्ट किया एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन और जो डेटा हमारे पास आता है वो सारे डेटा को इकट्ठा करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको स्टैटिस्टिकली वेरीफाई करते हैं, स्टैटिस्टिकली ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें से रिजल्ट्स निकालते हैं। ये जो स्टेप है वो समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स निकालता है। हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है उसके ऊपर लगाते हैं और उसमें से कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश करते हैं, रिजल्ट्स निकालने की, नतीजे निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारी ये सारी मेहनत का नतीजा क्या निकला, ये सारा का सारा डाटा हमें क्या सजेस्ट करता है। इसके बाद जो आखिरी स्टेप होता है वो होता है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। साइंटिस्ट जब किसी प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हैं, पूरा उसके ऊपर सारा साइंटिफिक मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं, वो करने के बाद जो कंक्लूजन्स वो निकालते हैं और जो जो स्टेप्स वो करते हैं उन सारे स्टेप्स को वो बायोलॉजिकल जर्नल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, सेमिनार्स में, बुक्स में, साइंटिस्ट की मीटिंग्स में उन सारे रिजल्ट्स को पब्लिश करवाते हैं।
और इस पब्लिश करवाने का मकसद ये होता है कि दूसरे लोग जो हैं, पूरी दुनिया में जो मौजूद लोग हैं, वो भी इस इंफॉर्मेशन को देखें और इसके ऊपर फर्दर जो है वो काम कर सकें। इसको सही या गलत साबित करने के लिए वो लोग भी अपना हिस्सा डाल सके, वो भी कोशिश कर सके। और यही वजह है ये पब्लिश होने और सब लोगों तक जब ये नॉलेज पहुंचता है तो कोई ना कोई उसको चैलेंज कर देता है और उसको ठीक या गलत साबित करने की कोशिश करता है। तो वो जो काम किसी एक साइंटिस्ट ने किया होता है उसके ऊपर जो है वो तनकीद के लिए, उसको सही या गलत साबित करने के लिए पूरी दुनिया के लोग जो है वो ईडी चोटी का जोर लगाते हैं। और जो अगर उन सब लोगों की गलत साबित करने की जो कोशिशें हैं, उनको अगर कोई जो थ्योरी है वो सह जाए, उसको बर्दाश्त कर जाए, तो वो एक वैलिड जो है वो थ्योरी बन जाती है, जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल पर फर्दर जो लॉ बनता है, प्रिंसिपल बनता है। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम साइंटिफिक मेथड को फर्दर एलाबोरेट करने के लिए जो मलेरिया की एग्जांपल है उसको समझेंगे और जो है ना इंशाल्लाह इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह।